अब आपके सामने कुछ ऐसे चेहरे बेपर्दा होंगे जो नफरत का झंडा उठाकर मुसलमान भाइयों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मोदी के नाम पर मुस्लिमों के मन में जहर भर रहे हैं। सब कुछ कैमरे में कैद है, सॉलिड सबूत है। इस साजिश का एपिसेंटर है पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसके मंसूबे 17 फरवरी को खुलकर सामने आ गए, जब इस संगठन के स्थापना दिवस पर शहर शहर नफरत का लाउडस्पीकर बजा, भड़काऊ भाषण दिए गए। पॉपुलर फ्रंट डे पर कैसे उसके लीडर्स ने मोदी के नाम पर मुसलमानों में जहर भरा, यह सब आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले पीएफआई के उन 3 भड़काऊ भाईजान को ध्यान से देख लीजिए। जब सीए प्रोटेस्ट हुआ, जब पूरे इंडिया के स्टूडेंट सीए के रास्ते में उतर गए, सीए का प्रोटेस्ट किया, हम देखते हैं दिल्ली राइट्स को लेकर पूरे के पूरे सीए एक्टिविस्ट को टारगेट किया, ये बताने के लिए कि आप हमारे सामने नहीं आना है। और आज जब फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 26 फरवरी को ट्रैक्टर रैली के जैसा एक ड्रामा कर कर फार्मर्स को भी टारगेट किया जा रहा है, फार्मर के लीडर्स को भी अरेस्ट किया जा रहा है। मैसेज एकदम क्लियर है, मैसेज एकदम क्लियर है। अगर इंडिया में जीना है तो इस गवर्नमेंट का गुलाम बन के रहना होगा। मैसेज एकदम क्लियर है। ये गवर्नमेंट अभी कोई भी सबका साथ सबका विकास वो पूरा चला गया है, वो सब चला गया। अब एक सिंगल एजेंडा ये गवर्नमेंट आप लोगों को दे रही है। और जो जो लोग आज मेरी ये बात सुन रहे हैं, उन सबको ये गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट एक सिंगल एजेंडा दे रही है। वो सिंगल एजेंडा ये है, क्या आप आरएसएस से डरते हो या नहीं? अगर आप आरएसएस की चापलूसी करोगे तो आपको गवर्नर का सीट मिलेगा, आपको रंजन गोगोई के जैसा पार्लियामेंट में सीट मिलेगा, आपको अलग अलग जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस कांग्रेस से लेके जाकर बीजेपी में भाग रहे हैं, मुसलमानों का वोट लेकर बीजेपी में जा रहे हैं, उनको मिनिस्टर सीट मिलेगा। लेकिन अगर आप बीजेपी का साथ नहीं दोगे, अगर आप बीजेपी के खिलाफ बात करोगे तो आपको यूएपीए मिलेगा, आपको ईडी मिलेगा, आपको एनआईए मिलेगा। मैं भी आपसे पूछता हूं, यहां बैठे हुए लोगों से पूछता हूं, जब ये आरएसएस के लोग आपको ये वार्निंग दे रहे हैं, जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आपको वार्निंग दे रही है कि क्या आप सरेंडर करेंगे, तो आपका जवाब क्या है? सरेंडर करेंगे? सरेंडर करेंगे? अनीस अहमद को आपने सुना। इस जैसे लोगों का काम सिर्फ अपनी दुकान चलाना है। ये नफरत के कारोबारी हैं, एक दूसरे का गला काटने की बात करते हैं, किसी को आरएसएस के नाम पर डराते हैं तो किसी को मोदी के नाम पर। अनीस अहमद ने आरएसएस को कैंसर तक बता दिया। इंडिया का असल दुश्मन बिना किसी डाउट के आरएसएस, बिना किसी डाउट के। इंडिया में अगर कोई कैंसर है, कोविड आया चला गया, पोलियो आया चला गया, इसके लिए वैक्सीन भी आ जाता है। लेकिन आरएसएस ऐसा एक वायरस है जिसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया। इंशाअल्लाह वो वैक्सीन पॉपुलर फ्रंट लेके आएगा, जरूर वो वैक्सीन हम लोग लेके आएंगे, हर जगह देंगे हम आरएसएस को वैक्सीन, क्योंकि हमें पता है आरएसएस कौन है। यहां पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, आरएसएस वर्सेस मुस्लिम। इधर आरएसएस वर्सेस मुस्लिम, और इसलिए मैं आज स्टेज से पूरे इंडिया के आवाम से कहता हूं, आरएसएस को पहचानिए। जानिए आपके डिस्ट्रिक्ट का आरएसएस लीडर कौन है, जानिए अपने डिस्ट्रिक्ट का आरएसएस का भौतिक प्रमुख कौन है, जानिए अपने डिस्ट्रिक्ट का आरएसएस का शारीरिक प्रमुख कौन है, जानिए उनको, पहचानिए उनको कौन है, क्योंकि ये लोग आपके असल दुश्मन हैं। हमारे आंखों के सामने जब जुल्म होता है, हमारे आंखों के सामने जब इनजस्टिस होता है, वो टाइप कॉम्प्रोमाइज करना पॉपुलर फ्रंट के डीएनए में नहीं है। जो आदमी वो जुल्म कर रहा है उसके हाथ को पकड़ना, उसके हाथ को पकड़ना और फेंकना, ये पॉपुलर फ्रंट के डीएनए के अंदर है। इस बीच बेंगलोर में यूनिटी मार्च के नाम पर अनीस अहमद ने कैसे मुसलमानों के दिमाग में नफरत के बीज बोए हैं। इंडिया टीवी संवाददाता टी राघवन बेंगलोर पीएफआई के दफ्तर पहुंचे, वहां यूनिटी मार्च को ऑर्गेनाइज करने वाले पीएफआई नेता से बात की। यूनिटी मार्च के नाम पर डिवाइड करने वाले पीएफआई के एजेंडे पर सवाल किया। जवाब क्या मिला आप खुद सुन लीजिए।
जो यूनिटी मार्च यहाँ पर हुआ था, हमने आपके सेक्रेटरी को देखा था अनीस, उन्होंने ये बहुत उनका कहना है कि आपके जो विरोधी हैं उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा प्रचोदनकारी बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि जो देश जो है वो गुलाम जब तक कोई गुलाम नहीं होगा आरएसएस का, तब तक यहाँ पर लोगों को जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। ये लोग कह रहे हैं कि आप जो है मुस्लिम्स के बीच में एक भड़काऊ भाषण देते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को भड़का रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी में डिविजिव पॉलिसी आप अपना रहे हैं, उनको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो अनीस साहब का एक स्पीच है ना, वो स्पीच में क्या प्रचोदन का एक कंटेंट नहीं था सर। उसमें वो अनीस साहब ने सच बताया है। अनीस साहब ने बताया है इंडिया के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आरएसएस ही है। ये इंडिया के अंदर ये मुसलमान और हिंदू के बीच में दंगा करने का, लड़ाई करने का ये कोशिश कौन कर रहा है? ये आरएसएस ही कर रहा है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुआ है? जब आरएसएस पैदा हुआ है, उस वक्त ही ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन जितने भी पिछले अगर 2-3 सालों की बात कर लें खास तौर पर, उससे पहले भी कई बार हमने देखा है, लेकिन जो भी चाहे वो दिल्ली दंगे हों, चाहे सीएए प्रोटेस्ट हो, अभी हमने देखा हाल ही में यूपी में भी 2 लोग पकड़े गए हैं, उनके नाम के आगे पीएफआई जुड़ा हुआ है। तो आरएसएस या बीजेपी या संघ परिवार के लोग ये कहते हैं कि आप आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं और आप उन्हें निशाना बना रहे हैं, आप उनकी आलोचना कर रहे हैं। नहीं सर, ये इसमें क्या बोले तो ये इंडिया के अंदर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से हम लोग बात कर रहे हैं, एक, और दूसरा हम लोग जो गवर्नमेंट का एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी पीपल्स पॉलिसी जो है ना, उसके खिलाफ हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। उसके बारे में हम लोग कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करते हैं। उसके लिए क्या बोले तो ये आरएसएस और बीजेपी है ना, हमारे तरफ से कई तौर पर हमारे तरफ इल्जामात लगाना बोल के हम वो लोग अभी कोशिश कर रहे हैं। एमपी में जब राम मंदिर का एक कलेक्शन करने के वक्त मस्जिद के ऊपर इन लोगों क्या ये किया था, एक अटैक किया था, वो प्रचोदन नहीं है सर। इसको और मैंगलोर में पीएफआई ऑफिस से निकलकर टी राघवन उस ग्राउंड में पहुंचे जहां पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद ने हेट स्पीच दी। स्पॉट से राघवन की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। यहां पर वो मंच सजा था जहां से भड़काऊ भाषण दिया गया। आरोप अब ये लग रहे हैं पीएफआई के नेताओं पर कि उन्होंने यहाँ से जो भाषण दिए वो समाज को बांटने वाले हैं। जितने भी यहाँ पर हिंदू संगठन हैं, संघ परिवार के जो संगठन हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि पीएफआई के नेता जिन्होंने ऐसे बयान दिए उनके खिलाफ पुलिस एक्शन होना चाहिए। अनुमति कैसे दी गई इस बड़े प्रोग्राम को करने की कोरोना टाइम में, ये भी एक सवाल है। लेकिन जब हमने अथॉरिटी से पूछा तो उन्होंने कहा था कि इस प्रोग्राम की अनुमति पहले से ली गई थी। हालांकि पीएफआई के लोग हमें बताते हैं कि अनुमति लेने के लिए भी उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा था। बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के भाषण देकर क्या साबित करना चाहते हैं पीएफआई के लोग। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि अब वो अपनी ताकत को सरेआम दिखाने लगे हैं। पहले पीएफआई कि ये परेड सिर्फ केरल तक सीमित थी जहां से इस संगठन का जन्म हुआ है, लेकिन अब इस संगठन ने कर्नाटक के कई हिस्सों में अपने पैर पसार लिए हैं। एक जानकारी मिली है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा पीएफआई के सदस्य कर्नाटक में फ़िलहाल हैं और ऐसे ही ये बाकी देश के दूसरे हिस्सों में भी पीएफआई अपनी पकड़ को और मजबूत करने की कोशिश में है। दिल्ली में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी पीएफआई ने अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी हैं। और जैसा मंगलूर में हुआ, ठीक वैसा ही पैटर्न मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी दिखा। यहां नफरत का लाउडस्पीकर बजा मुफ्ती हनीफ अहरार की जुबान से। हमें हमारी नस्लों के अंदर शौर पैदा करना है। हमें यह बताना है कि हम लोग इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं। हम लोग इंसान हैं, हम जालिम नहीं हैं। हम लोग इंसान हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। ये जो आरएसएस के लोग, ये जो बजरंग दल के लोग आज इस्राइल की ताकत के बलबूते पर और हमारे मुल्क के सरमाए के बलबूते पर, आज हमारे मुल्क के फौज के बलबूते पर जो जुल्म कर रहा है और अंग्रेजों के साथ जिस तरह इन्होंने समझौता किया था, उसी तरीके से आज फिर से समझौता करके मुल्क को बर्बाद कर रहा है।
टीपू सुल्तान ने हिंदुओं को कत्ल नहीं किया है, टीपू सुल्तान ने उन लोगों को कत्ल किया है जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर अपना ईमान बेचा। ऐसा मौका अगर आज आएगा तो हम फिर से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम टीपू सुल्तान के नक्श औलाद हैं। टीपू सुल्तान ने जो कहा था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 100 साल जिंदगी से बेहतर है। इंशाअल्लाह हम उसी जिंदगी पर फिर से उसी रास्ते पर फिर से चलने के लिए तैयार हैं। जमाना जब कभी बारूद की पोछार बनता है, हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है, और तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को। जो लोहा ज़र्ब सहता है वही तलवार बनता है। ये सबक हमको हमारी नस्लों को सिखाना है। अगर आज आप इज्जत बचाने के लिए खड़े नहीं हुए, अगर आज आप अपनी हिफाजत के लिए तैयार नहीं हुए, आज आपके मदारिस को बंद किया जा रहा है, कल आपसे कुरान छीना जाएगा। अगर आज आप अपनी हिफाजत के लिए तैयार नहीं हुए तो खुदा की कसम इस मुल्क के अंदर ब्राह्मण के अलावा कोई और बाकी नहीं रहेगा। इसलिए हमें अपनी हिफाजत के लिए खुद तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए जो भी कुर्बानी होगी हम देने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। और उधर महाराष्ट्र के मालेगांव में भी पॉपुलर फ्रंट के स्थापना दिवस पर बीच सड़क दिन दहाड़े बेखौफ होकर लोगों को भड़काने का काम हुआ। जरिया बना इरफान दौलत नदवी, जो मुसलमानों की हिफाजत की आड़ में अपना एजेंडा चला रहा था। क्योंकि इस मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं गुंडागर्दी, जुल्म सितम, नाइंसाफी और मजलूमियत की इंतहा कर जुल्म की इंतहा कर दी गई है। उसी तरीके से इस मुल्क की जमहूरियत का जनाजा निकाला जा रहा है और इस मुल्क की कम्युनिटीज को दिन ब दिन दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है और नावा सलूक किया जा रहा है। यहाँ की आवाम सिसक रही है, बिलक रही है, तड़प रही है और ये कहना चाहिए कि दम तोड़ रही है। हम देख रहे हैं मुल्कों के अंदर बीजेपी हुकूमत जो टिप ऑफ इंडिया के तौर पर आरएसएस उसका चला रही है और बीजेपी इस मुल्क के अंदर नंगा नाच नाच रही है और इस मुल्क की जमहूरियत को खत्म करने और इस मुल्क की जमहूरियत को तार तार करने के पीछे लगी हुई है। एक ऐसे मौके पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का क्या वजूद में आया 2006 के अंदर। अगर इस मुल्क के अंदर कुछ लोग फिरका परस्ती के साथ में, गुंडागर्दी के साथ में, तानाशाही के साथ में इस मुल्क की जमहूरियत को खत्म करना चाहेंगे और वो ये समझेंगे कि बहुत आसानी के साथ में जमहूरियत को खत्म कर दिया जाएगा, कि ख्यालस्तो मुहालस्तो जुनू, ये पागलपन है, ये दीवानापन है, ये आपके घर में एक प्लान बन रहा है, ये आपकी एक महदूद दायरे के अंदर ये प्लान बन रहा है। आपने अभी इंडिया को देखा नहीं है, आपने अभी मुल्कों के अंदर नौजवानों के अंदर जो जज्बात उमड़ रहे हैं उन जज्बात को भी आपने पढ़ा नहीं है। आपकी सोच ठिकाने आ जाएंगी, आपकी समझ बन जाएंगी जिस वक्त आप इस मुल्क के अंदर गुंडागर्दी के साथ में और दहशतगर्दी के साथ में हिंदू राष्ट्र को कायम करना चाहेंगे। पॉपुलर फ्रंट किसी भी कीमत में ये नहीं होने देगा। और बंगाल में शिक्षक क्यों सड़कों पर उतरे हैं? कोलकाता से प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए ब्रेक के बाद।